हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं चंद्रवंश के बारे में। और चंद्रवंश के हम देखेंगे सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी और किस प्रकार की उनकी भू राजस्व नीतियां हुआ करती थी। इससे पहले की वीडियो में हमने चंद्रवंश के इतिहास के बारे में पढ़ा हुआ है, जहाँ पे 4 से 5 वीडियो जो मैंने तो खत्म किया हुआ है। जितने भी आपके शासक रहे हैं चंद्रवंश के, प्रत्येक के बारे में बताया हुआ है। उनमें हुए यानी कि चंद्रवंश के समय हुए युद्धों के बारे में। उसके बाद मैंने चंद्रवंश के द्वारा जो लगाए गए कर जो थे, है ना, जैसे कि मौकर क्या होता था और मांगा कर क्या होता था, सिरती क्या होता था, खैकर क्या होता था, ठीक है। अनेक प्रकार के कर जो थे, यानी कि 36 रकम 32 क्रम जो है, उसके बारे में आपको बताया था। और इससे पहले वाले वीडियो में भी आपके साथ मैंने चंद्रकालीन जो प्रशासनिक सुविधाएं क्या क्या थी, जैसे कि प्रशासनिक इकाइयां क्या क्या थी, जैसे कि साम्राज्य जो होता था, राज्य जो होता था, चंद्र राज्य, वो मंडलों में विभाजित होता था। मंडल जो थे वो देश में विभाजित होते थे, देश परगने में, परगने गरखे में, और गरखे जो होते थे वो गांवों में डिवाइड होते थे। कौन कहाँ पर कौन किसका शासक होता था, कौन शासन संभालता था, प्रशासन संभालता था, ये सारी चीजें हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट जो आपका 2015 जो 25 जो है उसमें आपको मिल जाएगा। वहां पे सारी चीजें मैंने बताई हुई है। और एक एक बार जो हम अभी स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं उत्तराखंड हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में, तो उसमें आप उन चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छे जो मिलते हैं और नॉलेजेबल वीडियो मिलते हैं, कि मैं कोशिश यही रहती है कि आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, एक्सप्लेनेशन करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो बात ही पुरानी बातों को छोड़ के आज हम नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं चंद्रवंश के इतिहास के बारे में। और चंद्रवंश की पढ़ेंगे हम यहाँ पे भू राजस्व नीति। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, चंद्रवंश की भू राजस्व भू राजस्व भू राजस्व नीतियां। चंद्रवंश की भू राजस्व नीति के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, जहां पे हम पढ़ेंगे कि चंद्रवंश में भू राजस्व किस प्रकार से लिया जाता था, किस किस तरीके से लिया जाता था, और भूमि का कैसे निर्धारण किया जाता था। ठीक है, भूमियों को कैसे राज्य की सरकार के द्वारा चलाया जाता था, इन सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो भू राजस्व जो होता था चंद्रवंश में, तो एक प्रकार की जो होता था थातवान, एक होता था थातवान। थातवान बोलते थे, थातवान। थातवान ऐसा कह सकते हैं कि क्या था, भूमि का स्वामी होता था। थातवान क्या होता था, भूमि का स्वामी होता था। भूमि के स्वामित्व यानी कि उसके पास भूमि का स्वामित्व तो होता था, अपने खुद की भूमि होती थी, लेकिन इसको भूमि क्या होती थी, वो भूमि जो की जाती थी राजा के द्वारा दी जाती थी। और राजा के द्वारा 3 प्रकार से भूमियां किसी को भी दी जा सकती थी, जैसे कि रौत या संकल्प भूमि। रौत हो गया। दूसरा आपके पास जाता है विष्णु प्रीति, विष्णु प्रीति, विष्णु प्रीति, या हम कह सकते हैं संकल्प भूमि। विष्णु प्रीति या संकल्प भूमि जो होती थी, रौत भूमि, विष्णु प्रीति या गूठ भी इसको बोल सकते थे। इस प्रकार से जो था राजा को भूमि जो है दी जाती थी, राजा के द्वारा दी जाती थी, किसी को भी भूमि दे सकता था। जहां पे भूमि जो होती थी एक रौत भूमि होती थी, और रौत भूमि होती थी बहादुरी के रूप में दी जाती थी, बहादुरी के पुरस्कार के रूप में। किसी सेनापति ने अच्छा कार्य किया है सेना में, उसने अपने वीर गति या जो अपना अच्छा पराक्रम दिखाया हुआ है, तो उसको, या अगर वो वीर गति को प्राप्त हो तो उसके पूर्वजों को या वंशजों को, सॉरी, उसके वंशजों को राजा पुरस्कार के रूप में रौत भूमि दे देता था। जैसे कि प्रेजेंट टाइम पर क्या देखिए, सैनिकों के साथ क्या होता है, सैनिक जो अपने पराक्रम दिखाता है उसके लिए परमवीर चक्र, शौर्य चक्र आदि जो दिए जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से एक प्रकार की पुरस्कार दिया जाता था, जिसको रौत भूमि के रूप में पुरस्कार दिया जाता था। दूसरा होता है विष्णु प्रीति, संकल्प या गूठ भूमि। ये जो होती थी ये राजा के द्वारा दी जाती थी, और ये मंदिरों के लिए, यानी कि मंदिरों को दान की जाती थी, मंदिरों के निर्माण के लिए या ब्राह्मणों को दी जाती थी, जिसको बोला जाता था गूठ या विष्णु प्रीति भूमि। ठीक है, गूठ या विष्णु प्रीति भूमि जो है वो कहा जाता है इसे, जो कि राजा द्वारा दी जाती थी मंदिरों या ब्राह्मणों को, मंदिरों या ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि जो होती थी। अब नेक्स्ट यहां पे आता है खायकर होता था। खायकर, खायकर होता था यानी कि अनाज और नकदी के रूप में जो था, अनाज और दोनों तरीके से जो होता था, अनाज एवं नकदी के रूप में जो कर दिया करता था, के रूप में जो क्या करता था, कर देता था, कर
देता था। यानी कि टैक्स या राजस्व जो था अनाज या नकदी के रूप में जब देता था उसको बोला जाता था खायकर। खायकर जो था है ना, यानी कि दोनों तरीके से अनाज और नकदी दोनों के रूप में दिया जाता था। ये कर जो होता था अनाज और दोनों के रूप में दिया जाता था। जबकि एक प्रकार का मैंने आपको कर पढ़ाया था सिरती कर, एक मैंने कर पढ़ाया था आपको सिरती कर, जो कि क्या था, नगद के रूप में दिया था। नगद के रूप में दिया जाने वाला कर जो था वो होता था, या नगद नहीं, नकद होता है, नकद 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 के रूप में दिया जाने वाला कर होता था सिरती कर। ठीक है, तो हमने खायकर पढ़ा। खायकर क्या होता था, अनाज और नकदी दोनों रूप में दिया जाने वाला कर होता था। और सिरती जो होता था वो एक प्रकार का नगद कर होता था। अभी हम जब पवार वंश पढ़ेंगे तो हम पवार वंश में 3 प्रकार के भूमि स्वामित्व की बात करते हैं, जहां पे हम पढ़ते हैं खायकर, सिरतान और मौरिसीदार। पवार वंश में हम पढ़ते हैं 3, खायकर होता है, खायकर होता है, सिरतान होता है, सिरतान होता है और मौरूसीदार। ठीक है, जब हम इसको पवार वंश से पढ़ेंगे तो इस प्रकार से भूमि का स्वामित्व होता था। मौरूसीदार वो होते थे, यानी कि मौरूसीदार जो होता है वो डायरेक्ट राजा के अधीन, यानी कि डायरेक्ट राजा से क्या करता है, भूमि लेता है। डायरेक्ट राजा के द्वारा उसको भूमि दी जाती है, यानी कि सीधा राजा से भूमि लेता है और स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करता है, किसी करता है। दूसरा होता था मौरिसीदार जो होते थे, यानी कि जो मौरिसीदार होते थे वो खायकर जो होते थे वो मौरिसीदार के अधीन होते थे। खायकर क्या होते हैं, मौरिसीदार के अधीन होते हैं। और मौरिसीदार एक तय करता है कि उसे कितना कर देना है। ठीक है, और सिरतान जो होता था इन दोनों के अंदर के मध्य जो काम करते हैं, यानी कि इन दोनों के अंदर जो काम करेगा वो होता था सिरतान। ठीक है, तो वहीं हम खायकर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो खायकर अनाज और नकदी के रूप में दिया जाने वाला कर था, जो कि राजा के अंडर में जो कार्य करने वाले किसान थे उनके भी अंडर में जो कार्य कर रहा है, यानी कि राजा है उसको भूमि दे दी गई है, राजा ने किसी को ये भूमि में से कोई भूमि दान दी। अब इस भूमि के स्वामित्व यानी कि भूमि के स्वामी खातवान ने अपने अंडर किसी को उससे कर लेकर कहा कि आप इस पे खेती करो, ठीक है, इस पे खेती करो और मुझे उसमें टैक्स दो। ठीक है, वो होता था खायकर। जो इनके जो थातवान के अंडर काम करने वाला था वो खायकर होता था, और वो थातवान को अनाज और नकदी के रूप में कर दिया करता था। ठीक है, अब इसमें एक आता है कैनी, है ना, एक आता है कैनी। कैनी होते थे भूदास। ठीक है, तो भूमि के जो दास होते थे वो क्या होते थे, यानी कि भूमि पर कार्य करने वाले जो होते थे उनको कैनी कहा जाता था। और कैनी कहा जाता था गल्ला छहाड़ा को, गल्ला छहाड़ा को राजधानी तक पहुंचाने के काम करते थे। गल्ला छहाड़ा जो होता था कुल उपज का, जो उपज होती थी उसका 1/6 यानी कि 6वां भाग होता था। ठीक है, 6वां भाग में डायरेक्ट लिख सकता है, 1/6 लिखना चाहूं कुछ भी आप लिख सकते हैं इसको। तो गल्ला छहाड़ा यानी कि कुल उपज का 6वां भाग जो होता था उसको गल्ला छहाड़ा कहते थे। और इस गल्ला छहाड़ा को राजधानी तक पहुंचाने के काम करते थे कैनी या भूदा जिसको बोलते थे। इनको डाकिया भी हमने पढ़ा था, कल हमने इसके बारे में पढ़ा था कि डाकिया होता था जो इसका कार्य करता था। तो ये भी आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, डाकिया, तो डाकिया या भूदास या कैनी जो थे, यानी कि जो कैनी या डाकिया जो होते थे, कैनी जो होता था भूदास होता था, जो कि गल्ला छहाड़ा को क्या करता था, राजधानी तक पहुंचाने का कार्य करता था। ठीक है, अब थातवान के लिए कुछ ऐसी चीजें थी, जैसे कि थातवान जो होता था वो कैनी को बिना जमीन के नहीं बेच सकता था। यानी कि जो थातवान होता था, मान लीजिए अगर कोई उसके अंडर में कोई कैनी है, उसके जमीन पर काम करने वाला कैनी है, तो राजा यानी कि जो भूमि का स्वामित्व होता था, जिसके पास भूमि का स्वामित्व, तो थातवान जो होता था वो कैनी को ऐसे नहीं बेचेगा, भूमि के साथ बेचेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि जब कोई अगर जो राजा सॉरी थातवान जो है भूमि का स्वामी वो अपनी भूमि बेच रहा था, उसे काम करने वाले लोगों को भी बेच देता था। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं कर सकता कि भूमि अपने पास लेकर दासों को बेच दिया या कैनी को बेच दिया, ऐसा नहीं हो सकता था। यानी कि अगर वो भूमि बेच रहा है तो वो दोनों चीजें, यानी कि भूमि को भी बेचेगा और जो उसके साथ काम करने वाले कैनी है उनको भी बेच देता था। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसी चीजें होती थी कि जैसे कहते कि जो कैनी होता था वो जूठा नहीं खाता था, किसी का भी जूठा नहीं खाता था। जबकि एक होता छयोड़ा, छयोड़ा और छयोड़ियों, तो छयोड़ा छयोड़ी जो थे घर के नौकर चाकर होते थे, नौकर नौकरानी को छयोड़ा और छयोड़ी कहा जाता था। ठीक है, तो नौकर के जो छयोड़ा और छयोड़ी होते थे वो उनको जब चाहे जिसे चाहे बेचा जा सकता था। ठीक है, कैनी को नहीं बेच सकते थे। कैनी को कब बेचेंगे, जब भूमि बेचते थे तो कैनी भी बिक जाते थे। ठीक है, अगर मान लीजिए एक थातवान दूसरे थातवान को क्या करे, राजा को क्या है या किसी भी थातवान को क्या करता था, जमीन बेच रहा अपनी, तो उसके पास जो काम करने वाले भूदास थे उनको भी बेच देता था।
उसी के साथ छयोड़ा होते थे। छयोड़ा या छयोड़ी जो होते थे घर के काम करने के लिए नौकर नौकरानी जो होते थे चंद्रवंशी काल में, उसको छयोड़ा या छयोड़ी कहते थे। ठीक है, उनको बेचा जा सकता था। अब देख नौकर है तो उसको बेचा जा सकता था। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि उस समय में जो दास प्रथा या इस तरीके की प्रथाएं भी जो यहाँ पे चलती थी। ठीक है, अगला यहाँ पे देखते हैं कि राजा, जैसे हमने कोई पढ़ा कि राजा जो है दो प्रकार की भूमि दे सकता था, रौत और विष्णुप्रीति संकल्प या गूढ़ भूमि। जहां पर रौत हमने पढ़ी थी कि बहादुरी के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार के स्वरूप जो है भूमि जो होता था राजा देता था। वहीं खायकर हमने पढ़ा था, और विष्णुप्रीति भूमि और गूढ़ भूमि जो होती थी ब्राह्मणों या मंदिरों को दान दी जाने वाली भूमि होती थी। खायकर एक प्रकार का कर होता था कि जो अनाज और नकदी के रूप में दिया जाता था। खायकर वो किसान होते थे जो कर, ये खायकर लोगों से लिया जाने वाला कर होता था। अब खायकर कौन होते थे? खातवान, जिसका भूमि का स्वामी है, उसकी जमीन को लेकर या कह सकते हैं किराए पर लेकर जमीन को, उसकी यानी कि खातवान भूमि के स्वामी की जमीन को किराए पर लेकर कृषि उसमें कर रहे हैं और खातवान को एक टैक्स दे रहे हैं। अब टैक्स वो आपका अनाज और नकदी किसी भी रूप में हो सकता था। ठीक है, वही होता था आपका खायकर। सिर्फ एक प्रकार का नगद कर होता था। कैनी, कैनी भू स्वामित्व की जमीन पर, यानी कि जो भूमि का स्वामी होता है उसकी जमीन पर या काम भूदास होते थे, भूमि पर काम करने वाले होते भूदास होते थे, और जिनका मुख्य कार्य ये भी होता था कि कुल उपज जो होती थी, यानी कि गल्ला छहाड़ा, गल्ला छहाड़ा को राजधानी तक पहुंचाना होता था। गल्ला छहाड़ा कुल उपज का 6वां भाग होता था। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? चलिए ठीक है। अब प्रत्येक गांव प्रधान जो होता था, प्रधान एक पद आता है, प्रधान। प्रधान जो होता था, प्रत्येक गांव का मुखिया होता है प्रधान, है ना? तो प्रत्येक गांव का मुखिया प्रधान होता था, और इसका कार्य होता था कि हर गांव से, जितने भी से गांव में उसके अंडर में से गांव आते हैं, हर गांव से क्या करता था? माल गुजारी वसूल करता था। क्या करता था? माल गुजारी वसूल करता था, और उसे राजा के दरबार में ले जाता था या राजा को देता था। ठीक है, और ये जो पद जो था, ये पद जो था, प्रधान का पद जो था, ये वंशानुगत था। क्या था? वंशानुगत था, यानी कि अभी प्रधान कोई है तो उसके बाद उसका पुत्र बनेगा, उसके बाद उसका पुत्र बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वंशानुगति पद प्रधान का हुआ करता था। और ये पद हम पढ़ेंगे, ये पद हमारा जो होगा वो आपका पवार वंश में पढ़ेंगे, वहां पे भी वंशानुगति ये पद मिलेगा आपके पास। साथ ही यहाँ पर दो अन्य पद मिलते हैं, कोटल और प्रहरी। कोटल और प्रहरी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कोटल और प्रहरी, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, कोटल और प्रहरी होते थे, दो पद और होते थे, कोटल और प्रहरी। कोटल क्या होता था? कोटल जो होता था वो प्रधान के अधीन कार्य करता था। ठीक है, कोटल जो होता था क्या होता था? प्रधान के अधीन कार्य करता था कोटल। जबकि प्रहरी जो होता था, प्रहरी जो होता था वो लगान का हिसाब किताब रखता था। ठीक है, कोटल यानी कि प्रधान के अधीन कार्य करता था, तथा सॉरी हाँ, यहाँ पे कोटल जो होता था प्रधान के अधीन कार्य करता था, और इसका मुख्य काम होता था राजस्व, यानी कि जो कर जो एकत्रित हो जाता है उसका हिसाब किताब रखना। कोटल का कार्य क्या होता था कि जो भी मालगुजारी वगैरह जो आती है या जो लगान आता है, तो लगान के विषय क्या है, लगान का हिसाब किताब रखने के कार्य कौन करता था? कोटल करता था। वहीं प्रहरी का कार्य होता था पहरा देना, देखभाल करना। ठीक है, चौकीदारी करना। तो वही प्रहरी का काम क्या होता था? गांव की प्रहरी करना या चौकीदारी करना। तो एक प्रहरी से पहरा देना हो गया है ना, पहरा कौन देगा? चौकीदार देगा। तो गांव की चौकीदारी करना किसका काम होता था? प्रहरी का काम होता था। और प्रधान के अंडर जो काम करता था, यानी कि प्रधान का तो काम क्या होता था कि गांव के माल गुजारी जो होगी वो उठाकर यहाँ उसको इकट्ठा करना और राजा को उसको देना। लेकिन उस माल गुजारी का हिसाब किताब रखने के कारण कौन करता था? कोटल करता था, है ना। हो सकता है कि प्रधान के अंतर्गत दो गांव हो, तो दोनों गांवों को प्रधान अकेले कैसे करेगा? तो इसके लिए प्रधान के साथ एक सहायता के लिए कोटल होता था, जो कि कर या लगान का हिसाब किताब रखता था। ठीक है, चलिए अगला हम देखेंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे पढ़ा छयोड़ा और छयोड़ी पढ़ी हमने यहाँ पे, है ना। छयोड़ा और छयोड़ी पढ़ी यहाँ पे, छयोड़ा और छयोड़ी। छयोड़ा छयोड़ी जो मैंने आपको बताया कि घर का काम करने के लिए या घरों के कार्य को करने के लिए छयोड़ा और छयोड़ी की नियुक्ति होती थी। तो यानी नौकर या दास होते थे, नौकर या घर का काम करने वाले नौकर और नौकरानी, नौकरानियों को छयोड़ी और नौकर को छयोड़ा कहा जाता था। ठीक है, वहीं अगर रजवार, अस्कोट के रजवार जो थे, अस्कोट के रजवार होते थे, वो उनको सेवक कहते थे। अस्कोट के रजवार सेवक कहते थे। ठीक है, सेवक या फिर विश्वा कहते थे, सेवक या विश्वा कहते थे। अस्कोट के रजवार छयोड़ा और छयोड़ों को क्या कहते थे? सेवक या विश्वा कहते थे। यानी कि चंद काल में अगर हम जैसे प्रेजेंट टाइम पर हम देखते हैं, प्रेजेंट टाइम पर हम क्या बोलते हैं? नौकर नौकरानी अगर बोलते हैं, तो चंद वंश में नौकर को छयोड़ा, नौकरानी को छयोड़ी बोला जाता था। वहीं अगर हम बात करते हैं अस्कोट के रजवार जो था, यानी कि चंद वंश की, जो अपने कत्यूरी राजवंश पढ़ा होगा तो उसमें अलग अलग
शाखाओं में बट गया था। तो उसमें से एक प्रमुख शाखा थी अस्कोट के रजवार वंश। अस्कोट के रजवार वंश जो थे उनका जो राजकाज जो चल रहा है, अस्कोट के रजवार जो था, या अस्कोट क्षेत्र में कह सकते हैं दास को सेवक और दासी को बिस्वा कहा जाता था। इन क्वेश्चंस का थोड़ा ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अभी प्रेजेंट टाइम पर ऐसा नहीं, बहुत कम सिचुएशन है कि बहुत कम चीजें हैं कि वो पूछेगा कि आपके पास की फलाना किला किसने बनाया था, या इस राजा का पुत्र कौन था, है ना, या किसी का उपनाम पूछेगा जरूर पूछेगा, क्योंकि पूरे का पूरे सिलेबस में तो कुछ ही पूछ सकता है वो। लेकिन मोस्टली जो होता है, अगर आप जैसे कि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे आपको उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, उसकी भू राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, प्रशासनिक इकाई क्या थी, कर प्रणाली क्या थी, इन चीजों का बहुत अच्छे से आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपके पास क्वेश्चन बनेगा। और जब आप मेन से लिखते हैं तो वहां पे ये चीजें आपके लिए बहुत सारी चीजें हेल्प करने वाली हैं। ठीक है, आप ग्रुप सी की तैयारी करें तो ग्रुप सी में भी आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यानी कि आपके जो चंद्रवंश में दास और दासियों को छयोड़ा और छयोड़ी कहा जाता था, वहीं अस्कोट का रजवाड़ क्षेत्र जो था वहां पे दासों को सेवक और दासियों को बिस्वा कहा जाता था। ठीक है, प्रधान का मुख्य कार्य, गांव का एक मुखिया होता था प्रधान, उसका मुख्य कार्य होता था कि गांव से माल गुजारी की वसूली करना, और उस माल गुजारी का हिसाब किताब, उस लगान का हिसाब किताब रखने के लिए उसके पास एक और आदमी होता था, एक सहायक होता था जिसको कोटल कहा जाता था। साथ ही गांव की पहरेदारी देखभाल करने के लिए, चौकीदारी करने के लिए प्रहरी होता था। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए, भूमि की जो माप होती थी वहां पर अलग अलग तरीके के पैमाने होते थे। भूमि की माप के लिए नाली, जूला, अधाली और मस्सा आदि जो थे यहाँ पर अलग अलग तरीके की यहाँ पर भूमि की इकाइयां थी। तो भूमि माप की इकाइयों की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि नाली तो आज भी प्रयोग किया जाता है, नाली हो गया, बिस्वा आज भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मस्सा, नाली, बिस्वा, मस्सा और नाली, बिस्वा, मस्सा, जूला, अधाली। जूला, अधाली, तो इस प्रकार के जो ये भूमि मापन की इकाइयां थी। तो भूमि को नाली, जूला, मस्सा, अधाली में मापा जाता था। ठीक है, जूला, मस्सा, अधाली में भूमि को मापा जाता था। यानी कि भूमि मापन की जो प्रणाली होती थी या इकाई होती थी, नाली, जूला, अधाली और मस्सा हुआ करती थी। ठीक है, जहां पे सबसे बड़ा होता था नाली। ठीक है, क्लियर है? एक मस्सा जो होता था वो 2 किलो के बराबर होता था, यानी कि एक मस्सा जो था वो 2 केजी का होता था। जिस जगह पर 2 केजी जो फसल जो है बोई जाएगी वहां पर क्या हो जाता था, वो मस्सा के बराबर हो जाता था, एक मस्सा हो जाता था। ठीक है, और जूला जो होता था, जूला होता था 10 कुंतल। जूला क्या होता था? 10 कुंतल होता था। जूला क्या होता था? 10 कुंतल। ठीक है, अधाली होता था 15 किलो के बराबर होता था। अधाली क्या होता था? 15 केजी के बराबर, 15 किलो के बराबर क्या होता था? अधाली 15 किलो के बराबर होता था। वहीं अगर नाली की भूमि बात करें कि 20 नाली भूमि पर जो होता था 1 एकड़ के बराबर होती थी। यानी कि 20 नाली जो होती थी, 20 नाली भूमि किसके बराबर होती थी? 20 नाली भूमि होती थी 1 एकड़ के बराबर। 1 एकड़ के बराबर 20 नाली भूमि किसके बराबर? 1 एकड़ के बराबर होती थी। ठीक है, 20 नाली भूमि 1 एकड़ के बराबर होती थी, जिसको बिस्वा भी बोलते हैं, है ना, जिसे क्या बोलते हैं? बिस्वा भी बोलते हैं। बिस्वा, 20 नाली, बिस्वा। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चंद्रवंश में जो भू राजस्व नीतियां जो थी, यानी कि भूमि का, तो सबसे पहले तो भूमि का स्वामित्व जो था राजा के पास होता था। पहला पॉइंट तो आपको ध्यान रखिएगा, आपके पास अगर आता है कि भूमि का जो स्वामित्व जो होता था राजा के पास होता था। चंद्रवंश एक बार फिर से देख लीजिए, इसको कंप्लीट करते हैं, इसके खत्म करेंगे इस 2-3 लाइनों के बीच में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भूमि, जो राजा की, यानी कि भूमि का स्वामित्व मुख्य रूप से राजा के पास होता था। राजा उस भूमि को अलग अलग प्रकार से किसी को दे सकता था, जैसे रौत भूमि के रूप में, संकल्प या गौट भूमि या विष्णु प्रीति भूमि के रूप में। रौत भूमि के रूप में कब देगा? पर बहादुरी के लिए दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। किसी ने बहुत अच्छा पराक्रम दिखाया है, अपने पराक्रम, अपने साहस की उसने वहां पर की परीक्षा उसने अगर युद्ध में दी हुई है, तो राजा उसको रौत भूमि के रूप में, बहादुरी के रूप में रौत भूमि देता था। वहीं विष्णु प्रीति और गूंठ भूमि जो है, ब्राह्मणों और मंदिरों को दान दी जाने वाली भूमि जो होती थी, गूंठ भूमि के नाम से कहलाती थी। अब जो जिनके पास है या जो खुद स्वयं भूमि का मालिक है, उसको थातवान कहते थे। थातवान कौन होता था? भूस्वामी होता था। भूस्वामी के अंडर किराए पे लेकर या उसकी भूमि पर कार्य कर उसको कर देने वाले को कहा जाता था खायकर। यानी कि खायकर ये है कि थातवान के नीचे काम करने वाले थातवान की भूमि पर काम करते हैं और थातवान को ही कर देते हैं, उसी की भूमि पर काम करते हैं और उसको अनाज और नगदी के रूप में कर देते हैं, वो आपका खायकर हो जाता था।
जो अनाज खाया करते थे अनाज और नकदी दोनों के रूप में दिया जाता था, जबकि सिरती कर जो आपका है वो नगद रूप में दिया जाता था। यहाँ पर जो भूमि यानी कि जो भूमि जो होती थी उस पर काम करने वाले जो भूदास होते थे उनको कैनी कहा जाता था, और इनका मुख्य कार्य होता था गल्ला छहाड़ा को राजधानी तक पहुंचाना। गल्ला छहाड़ा होता था कुल उपज का 6वां भाग गल्ला छहाड़ा होता था। यहाँ पर यानी कि चंद वंश में प्रधान, गांवों के लिए एक प्रधान की नियुक्ति की जाती थी, प्रत्येक गांव के लिए एक प्रधान की नियुक्ति की जाती थी, और प्रधान का कार्य होता था मालगुजारी यानी कि लगान की वसूली करना और उसको राजा तक पहुंचाना। इसकी सहायता के लिए, इस मालगुजारी का हिसाब किताब रखने के लिए एक कोटल नामक अधिकारी होता था जो इन सभी का जो हिसाब किताब रखता था। साथ ही सैनिक यानी कि जो कर्मचारी होता था प्रहरी नाम का, जो कि गांव की रखवाली करता था। गांव की रखवाली करने वाले को क्या कहा जाता था? गांव की देखभाल या चौकीदारी करने वाले को प्रहरी कहा जाता था। ठीक है, क्लियर है। चंद्रवंश काल में नौकर और नौकरानियों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है छयोड़ा और छयोड़ी। छयोड़ा शब्द नौकर के लिए, छयोड़ी शब्द नौकरानी के लिए। वहीं अगर ब्रजवार क्षेत्र की बात करेंगे तो दास यानी कि दास के लिए छयोड़ा और दासी के लिए छयोड़ी शब्द प्रयोग करते थे। और दास के लिए अस्फुट क्षेत्र में दास के लिए सेवक और दासी के लिए विश्वा शब्द का प्रयोग किया जाता है। वहीं नगदी यानी कि अगर हम बात करते हैं चंद्रवंश में भूमि मापन के अलग अलग इकाइयां थी, जैसे कि नाली, ज्यूला, मस्सा, अधाली और आदि होते थे। ठीक है, तो इसमें नाली ज्यूला जो तो 10 क्विंटल के बराबर, और मस्सा 2 केजी के बराबर, अधाली 15 केजी के बराबर। वहीं बीच नाली जो होती थी 1 एकड़ यानी कि विश्वा, जिसको विश्वा कहते हैं, इसके बराबर हुआ करती थी। ठीक है, तो ये तो था आपके पास भू राजस्व के बारे में। इससे आगे हम पढ़ते हैं चंद्रवंश की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से थी। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट देखते हैं कि इनकी सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से थी, यानी कि चंद्र की सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, चंद्रवंश की सामाजिक व्यवस्था के बारे में हम पढ़ते हैं और चंद्रवंश की सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं। साथ ही इसमें हम धार्मिक व्यवस्था और अन्य चीजें भी हमें पढ़ने वाले हैं। और आज मोस्टली आपका जो हो जाएगा यानी कि चंद्रवंश का पूरा इतिहास आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कुछ थोड़ी बहुत चीजें हम पढ़ेंगे जो कि नेपाल की देन जो हुई है उस टाइम पे, तो उसके अलग से टॉपिक में लेके चलेंगे। तो आज हमारा जो होगा वो चंद्रवंश हमारा समाप्त हो जाएगा पूर्ण रूप से। और चंद्रवंश का पूरे के पूरे वीडियोज आपको पहले भी कुछ दे रखी हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चंद्रवंश के बारे में बात करेंगे तो चंद्रवंश जो स्वयं को क्या करते थे? चंद्रवंशीय राजपूत मानते थे। ठीक है, तो चंद राजा जो होते थे, पहला पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे, तो चंद राजा जो होते थे, चंद राजा स्वयं को चंद्रवंशीय राजपूत मानते थे। क्या मानते थे? चंद्रवंशीय राजपूत मानते थे। चंद्रवंशीय राजपूत स्वयं को मानते थे। कौन मानते थे? ये मानते थे चंद राजा। ठीक है, चंद राजा स्वयं को चंद्रवंशीय राजपूत मानते थे। ठीक है, और इनकी जो प्राचीन देवता माने जाते हैं वो माने जाते हैं एड़ी या घुरुड़िया। ठीक है, इनके प्राचीन देवता, चंद राजाओं के प्राचीन देवता किसकी पूजा करते थे? ये एड़ी या घुरुड़िया, एड़ी या घुरुड़िया की पूजा करते थे, जो कि पशुचारकों के लिए यानी कि पशुचारकों के देवता के रूप में या पशुचारकों द्वारा इनकी पूजा की जाती थी। ठीक है, मुख्य रूप से इसकी पूजा किस जाती है? पशुचारकों के द्वारा की जाती थी। पशुचारकों के द्वारा ही एड़ी या घुरुड़िया नामक प्राचीन देवताओं की पूजा की जाती थी। ठीक है, ओझा, यहाँ पे आता है ओझा ब्राह्मण आते हैं, और दूसरे आते हैं ओझा ब्राह्मण आते हैं, और दूसरे आते हैं रावत नामक राजपूत जो होते थे, रावत नामक राजपूत। ओझा ब्राह्मण और रावत नामक जो राजपूत जो थे, राजपूत ये जो थे वो दोनों के दोनों जो आए थे कत्यूरी राजाओं के समय आए थे। किसके समय? कत्यूरी राजाओं के समय आए थे। कत्यूरी राजाओं के समय ये उत्तराखंड यानी कि कुमाऊं में आए थे। कत्यूरी राजाओं के समय ये आए थे। कत्यूरी राजाओं के समय उत्तराखंड या कुमाऊं क्षेत्र पर आए थे। और मुख्यतः जो ये जो कोश्यारी राजपूत जो थे वो मूल रूप से जो थे बंगाल के थे। ठीक है, ओझा नामक ब्राह्मण जो थे वो और रावत नामक राजपूत कत्यूरी राजाओं से संबंधित थे। जबकि इसमें एक जोशी नामक यानी कि राजपूत जो आते हैं, जो कि कोश्यारी राजपूत जो हैं वो बंगाल से आए थे। कोश्यारी राजपूत का मूल निवास जो है वो कहां से है? वो आए थे बंगाल से आए थे, और गढ़वाल यानी कि उत्तराखंड में आकर, कुमाऊं में आकर
बसे थे। जोशी और पंत नामक जो ब्राह्मण आज आप देखते हैं, जोशी ब्राह्मण जो होते हैं और पंत जो होते हैं, जोशी और पंत ब्राह्मण जो होते हैं, वो मूल रूप से आए थे महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र से आए थे। इनके बारे में कोई जो देखिए, इन चीजों का शोध जो है, जो कवि जो रहे हैं, लेखक जो रहे हैं उत्तराखंड के, उनके द्वारा इनका वर्णन किया गया है, उनके द्वारा इनके बारे में बताया गया है। उनके द्वारा ही बताया गया है कि जोशी और पंत जो थे, वो ब्राह्मण जो थे वो महाराष्ट्र से आए थे। वहीं बसेड़ा राजपूत जो थे, बसेड़ा राजपूत जो है वो बांसवाड़ा क्षेत्र से, बसेड़ा राजपूत जो है वो आए थे बांसवाड़ा क्षेत्र, बांसवाड़ा क्षेत्र, बांसवाड़ा क्षेत्र, बांसवाड़ा शायद केदारनाथ के पास से पड़ता है, लेकिन बांसवाड़ा जो थे राजस्थान वाले साइड थे, राजस्थान के पास आए थे, राजस्थान से आए थे। ठीक है, यहाँ पर कुमाऊं में मैंने आपको पहले ही बताया था कि कल भी मैंने आपको बताया था कि कुमाऊं में ब्राह्मणों के 3 वर्ग होते थे। कुमाऊं में जो ब्राह्मण होते थे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कुमाऊं में ब्राह्मणों के 3 वर्ग होते थे। जो श्रेष्ठतम ब्राह्मण होते थे वो होते थे चौथानी, 4 चौथानी जो होते थे। ठीक है, चौथानी ब्राह्मण जो सर्वश्रेष्ठ होते थे। उनके बाद आते थे पंचबिड़िया। उनके बाद कौन आते थे? पंचबिड़िया। पहले आते थे चौथानी, फिर आते थे पंचबिड़िया। 4 चौथानी, 5 बिड़िया, यानी कि पंचबिड़िया। ठीक है, खस ब्राह्मण आते थे, खस ब्राह्मण, साथ ही खस ब्राह्मण जिनको पितलिया ब्राह्मण भी बोला जाता था, इनको पितलिया ब्राह्मण भी बोला जाता है, पितलिया ब्राह्मण भी बोला जाता है, खस ब्राह्मणों को पितलिया ब्राह्मण भी बोला जाता है। तो जो ब्राह्मण होते थे, यानी कि जो चंद वंश टाइम पे जो ब्राह्मण होते थे, वो आप ये कौन कौन आते थे? चौथानी ब्राह्मण, पंचबिड़िया ब्राह्मण और खस ब्राह्मण। खस ब्राह्मणों को ही पितलिया ब्राह्मण भी बोला जाता था। ठीक है, और इसमें श्रेष्ठतम जो होते थे वो आपके आते थे, श्रेष्ठतम जो होते थे चौथानी ब्राह्मण जो थे वो श्रेष्ठतम हुआ करते थे चंद काल में या कुमाऊं में। ठीक है, राजस्थानी ब्राह्मणों के लिए जो ताम्रपत्र में जो है, ये जो राजस्थानी ब्राह्मण जो आए थे बांसवाड़ा से आए थे, इनके लिए एक ताम्रपत्रों में ठक्कुर का प्रयोग किया गया है। क्या किया गया? ठक्कुर का प्रयोग किया गया है। ठक्कुर का एक प्रयोग आपने कल भी, इससे पहले वाली वीडियो में भी आपने पढ़ा होगा, जहां पे हमने पढ़ा था कि मंडलों को, जब राजा जो था वो मंडलों में विभाजित होता था, और मंडल 2 प्रकार के होते थे, एक तो राजा के अधीन होते थे, दूसरी सामंती राजा के अधीन होते थे। उन्हीं सामंती राजाओं को ठक्कर का प्रयोग भी उनको भी किया गया है, ठक्कुर भी उनको कहा गया है। ठीक है, ठक्कुर का प्रयोग उनके लिए भी किया गया है। ठीक है, और इसमें वैश्य वर्ग जो आता था वहां पे साहू वर्ग मिलता है। वैश्य वर्ग जो है, वैश्य वर्ग में साहू नामक जो लोग होते थे वो आते थे वैश्य वर्ग में। ठीक है, वहीं जो जो पौरी जो होता था, तो देखिए पौरी या प्रहरी, देखो यहाँ पे आपके पास कई जगह आपके पास पौरी मिलेगा, कई जगह आपके पास प्रहरी मिलेगा, प्रहरी मिलेगा। दोनों का शब्द मतलब एक ही है, चौकीदारी करना। ठीक है, पौरी जो होता था उसका मतलब क्या होता है? चौकीदारी करना। तो चौकीदारी करना यानी कि राजमहल की चौकीदारी करने वाला पौरी हो गया, और प्रहरी हो गया था गांव की चौकीदारी करने वाला। प्रहरी गांव की चौकीदारी करने वाला, जबकि पौरी जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? राजमहल की चौकीदारी करने वाला हो जाएगा। ठीक है, कुमाऊं में जो उत्कीर्ण का काम करते थे, मैंने कल भी आपको बता दें कि उत्कीर्ण का काम करने वाले कौन कौन होते थे, उसमें होते थे उत्कीर्ण का काम करने वाले थे सुनार और टमटा। अब सुनार और सुधार तुमने कल पढ़ा था कि ताम्रपत्र के उत्कीर्ण करने वाले होते थे सुनार, जबकि अन्य कार्यों को करने वाले, उत्कीर्ण के अन्य तरह के कार्य करने वाला का होता था टमटा। ठीक है, वहीं अगर जो कपड़े बुनने के काम करते थे, कपड़े बुनने के कार्य करने वाले को कहा जाता है राजकोली। तो कपड़े बुनने के कार्य करने वाले होते थे राजकोली। तो राजकोली जो होते थे वो कपड़े बुनने का कार्य करने वाले होते थे। राजा के महल में राजा के लिए कपड़े बुनने या उनके सैनिकों के लिए, हम कह सकते कपड़े बुनने का मुख्य रूप से कार्य करने वाले लोगों को राजकोली कहा जाता था। ठीक है, तो ये थी सामाजिक व्यवस्था जो कुमाऊं की चंद वंश की रही है। कुमाऊं के चंद वंश की सामाजिक व्यवस्था में आपने क्या क्या पढ़ा कि चंद राजा जो हमको चंद वंश राजा कहते थे। प्राचीन देवता के एड़ी या घोड़िया थे, जिनके मुख्य रूप से पशुचारकों के द्वारा पूजा की जाती थी। ठीक है, यहाँ पर कतुरी राजाओं के समय ओझा ब्राह्मण रावत नामक राजपूत जो उत्तराखंड या कुमाऊं क्षेत्र में आए थे, और जो ब्राह्मण जो होते थे उनको 5 वर्गों में जो अलग अलग ब्राह्मण होते थे, चौथानी, पंचबिड़िया, खस ब्राह्मण होते थे। ठीक है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ चौथानी ब्राह्मण होते थे। कोश्यारी राजपूत जो थे बंगाल से आए थे। वहीं जोशी या पंत ब्राह्मण जो भी वर्तमान समय में कुमाऊं में देखने को मिलते हैं, जोशी और पंत ब्राह्मण महाराष्ट्र से आए थे। वहीं बसेड़ा राजपूत जो है वो बांसवाड़ा क्षेत्र जो है, बांसवाड़ा यानी कि राजस्थान बांसवाड़ा से आए थे, जिनको ताम्रपत्रों में ठक्कुर शब्द प्रयोग किया गया, जिनके लिए राजमहल की प्रहरी के लिए या राजमहल की चौकीदारी के लिए पौरी नामक सैनिक होता था,
और प्रहरी जो होता था वो गांव की चौकीदारी के लिए होता था। उत्कीर्णक का कार्य, चंद्रवंश में उत्कीर्ण का कार्य करने वाले को सुनार या ठमटा कहा जाता था। सुनार में आपको कल बताया कि ताम्र पत्र को उत्कीर्ण करने वाला सुनार होता था, और अन्य प्रकार के कामों को करने के लिए, उत्कीर्ण का काम करने के लिए टमटा होता था। ठीक है। वहीं अगर बात करते राजकोली यानी कि कपड़े बुनने के कार्य करने वाले लोग जो होते थे उनको राजकोली के नाम से जाना जाता था। ठीक है। राज चिन्ह जो होता था यानी कि जो चंद्रवंश का राज चिन्ह था, चंद्रवंश का राज चिन्ह, चंद्रवंश का राज चिन्ह, चंद्रवंश का राज चिन्ह जो था वो था गाय। चंद्रवंश का राज चिन्ह क्या था? गाय था। ठीक है। उस समय यानी कि जब गरुड़ ज्ञानचंद्र बनता तो उस समय गरुड़ था। ठीक है। गरुड़ ज्ञानचंद्र ने इसको गरुड़ बनाया था, राज चिन्ह गरुड़ बनाया था, लेकिन वैसे तो उनका राज चिन्ह जो था गाय थी। ठीक है। ज्ञानचंद के समय गरुड़ बनाया गया था। बाकी इसमें हमारे कुछ मंदिर वगैरह हैं, या जैसे कि कह सकते हैं कुछ किले बनाए गए हैं, तो उसको मैं ऐसे ब्रीफ बताता हूँ, यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो चंद काल में लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है वो बैजनाथ में बनाया गया है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर जो है वो बैजनाथ में ऐसे थे जो कि चंद काल में बनाया गया था। वहीं पिथौरागढ़ में लकुलेश्वर या लकुलेश्वर मंदिर जो है चंदकालीन है, जिससे में कि भगवान बुद्ध की जो भूमि स्पर्श मुद्रा जो है उत्कीर्ण की गई है। ठीक है। लकुलिश मंदिर का निर्माण जो है ईस्टगढ़ ने करवाया था। ईस्टगढ़ कौन था? ये आपका कत्यूरी राजवंश का, यानी कि कह सकते हैं जो द्वितीय परिवार आता है निम्बर वंश, निम्बर का पुत्र था ईस्टगढ़। ईस्टगढ़ जो ऐसा शासक रहा है जिसने कि कार्तिकेयपुर का ईस्टगढ़ जो रहा है ऐसा शासक रहा है जिसने कि गढ़वाल को या उत्तराखंड को एक क्षेत्र में मानने का प्रयास किया था। साथ ही इसने कुमाऊं में महिषासुर मर्दिनी, लकुलिश, नटराज आदि मूर्तियां उसने यहाँ पे मंदिरों पे बनाई थी। तो लकुलिश मंदिर जो है वो आपका पिथौरागढ़ में स्थित है यार। लकुलिश जो मंदिर है, लकुलेश्वर मंदिर जो आपका पिथौरागढ़ में स्थित है, जो कि चंद्रकाल के समय में बना, जो कि चंद्रकाल के समय में इसका पुनरुद्धार कैसे किया हो गया है। वैसे तो कार्तिकेयपुर शासन के समय बनाया गया था, जिसमें भगवान बुद्ध की जो है भूमि स्पर्श करते हुए मुद्रा में मूर्ति बनाई गई है। ठीक है। मड़का सूर्य मंदिर जो है वो चंद्रकालीन है। मड़का सूर्य मंदिर चंद्रकालीन है और इसमें 7 घोड़ों में विराजमान है, यानी कि सूर्य देवता को 7 घोड़ों में विराजमान बताया गया है। इस प्रकार से उनकी प्रतिमा बनाई गई है। ठीक है। और उसी के पास ही एक हथिया देवाल है। ठीक है। तो सूर्य मंदिर, मड़का सूर्य मंदिर भी आप कह सकते हैं। ठीक है। तो आपका मड़का सूर्य मंदिर जो कहां पर स्थित है, इसके द्वारा बनाया गया अल्मोड़ा में स्थित है और चंद्रकालीन राजाओं के द्वारा इसको बनाया गया है। वहीं बात करते हैं बागेश्वर के मंदिर की, तो बागेश्वर का मंदिर जो है वो कत्यूरियों के द्वारा बनाया गया था, है ना। और बागेश्वर का जो मंदिर है वो कत्यूरियों के द्वारा बनाया गया था, ललित सूर्य के द्वारा बनाया गया था मे भी। ठीक है। ललित सूर्य के द्वारा ही इसका, देखिए से ताम्रपत्र यहाँ पे ज्यादा मिलते हैं ललित सूर्य देव की ही, तो ललित सूर्य देव के द्वारा ही बनाया गया था। और बागेश्वर जो बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार जो है वो चंद्रवन के शासनकाल में किया गया था, जो कि 1602 में किया गया था। ठीक है। पिथौरागढ़ में जो इसमें अगर बात करते आगे, तो लाल मंडी का किला या फोर्ट मोइरा, लाल मंडी के किला या फोर्ट मोइरा जो है वो आपका है अल्मोड़ा में। कहां पर स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। लाल मंडी का किला या फोर्ट मोइरा इसी का नाम है, अल्मोड़ा में स्थित है, अल्मोड़ा के पलटन बाजार में स्थित है, और ये बालो कल्याण चंद के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। मे भी 1563 में, हाँ 1563 में जब उसने अल्मोड़ा की भी स्थापना की थी, और अल्मोड़ा की स्थापना भी उसने उस समय की थी, और उस समय उसने लाल मंडी या फोर्ट मोइरा का भी निर्माण करवाया था बालो कल्याण चंद ने। खगमरा किला जो है ये भीष्मचंद्र के द्वारा बनाया गया था, और ये अल्मोड़ा में ही बनाया गया था। मल्ला महल का किला अल्मोड़ा में स्थित है, रुद्रचंद्र के द्वारा बनाया गया था। राजभुंगा का किला, तो सबसे बार इसके बारे में बता चुका हूँ, राजभुंगा के किले का निर्माण सोमचंद्र ने करवाया था, और यहीं पर उसने चंद्रवंश की स्थापना की थी, और वो की चंपावत में स्थित है। क्योंकि पुरानी राजधानी, सबसे प्रथम राजधानी जो है चंद्रवंश की चंपावत यानी काली कुमाऊं ही रही है। ठीक है। नेथड़ा का किला भी गोरखाकालीन में गोरखाओं के समय बनाया गया है, और ये भी आपका अल्मोड़ा में स्थित है। सिरमोही का किला आपका लोहाघाट चंपावत में स्थित है। बाणासुर का किला चंपावत में स्थित है, जिसको स्थानीय भाषा में मरकोट कहा जाता है, मरकोट कहा जाता है। ठीक है। मारकोट या मरकोट अलग अलग, देखो प्रोनाउंसिएशन में अलग अलग हो सकता है, तो मारकोट उसको कहा जाता है। गोला चौड़ का किला जो आपका है वो चंपावत में है, जो राजा गोरिल से संबंधित है। ठीक है। तो राजा गोरिल जो है गढ़वाल में पूजे जाने वाले कहते हैं कि राजाओं के रूप में देवता की पूजा की जाती है, सभी राजाओं देवताओं का राजा गोरिल को कहा जाता है, तो उनसे संबंधित है गोला चौड़ का किला। बैराट का किला जो है ये आपका कालसी के निकट बैराटगढ़ी में स्थित है,
और अभिमन्यु की पुत्री का विवाह ही विराट के साथ हुआ था, है ना। या विराट ने ही अपनी पुत्री का विवाह अभिमन्यु से किया था, कुछ इस प्रकार से कहानी है। अभी मैं इसको प्रॉपर से मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ कि एक्चुअली अभिमन्यु की पुत्री का विवाह शायद हुआ था, सॉरी विराट की पुत्री का था, विराट गढ़ी जो है विराट की पुत्री का विवाह हुआ था अभिमन्यु से, ठीक है। तो साथ ही अब खल्लंगा का किला है, खल्लंगा का नाला पानी किला जो आपका देहरादून में स्थित है। देखिए खल्लंगा युद्ध जो है आपके बलभद्र थापा और हंसीदल चौतरिया के बीच हुआ था युद्ध, ठीक है। और जब सॉरी अमर सिंह थापा, ये बार बार बलभद्र साहब थापा आ गया। मैं भी आपसे एक चीज और बतानी होगी, इससे पहले मैंने आपके पास एक युद्ध की वीडियो दी थी, ठीक है। उसमें भी यही चीज थोड़ी मिस्टेक हो गई है वहां पे, जहां पे मैं आपको बता रहा था कि 1803 में जब गढ़वाल पर भीषण आक्रमण जो अकाल पड़ जाता है, भूकंप आता है, तो इसका फायदा उठाते हैं गोरखा, और गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था प्रद्युम्न शाह के शासनकाल में। बट वहां पे गलती से शायद मैंने वहां पे बलभद्र शाह और हर्षदल चौतरिया बोल दिया है, लेकिन वहां पे अमर सिंह थापा और हर्षदल चौतरिया के नेतृत्व में, अमर सिंह थापा और हर्षदल चौतरिया के नेतृत्व में प्रद्युम्न शाह पर यहाँ पे आक्रमण किया गया था। और जो युद्ध होता है खल्लंगा का किला, ठीक है। लेकिन जो खल्लंगा का जो युद्ध होता है वो जो होता है अंग्रेजों और बलभद्र थापा के बीच होता है, ठीक है। वहां पे वो चीज सही है। तो खल्लंगा का युद्ध बलभद्र शाह थापा या बलभद्र थापा और अंग्रेजों के बीच होता है, तो उन्हीं की स्मृति में खल्लंगा गढ़ी और खल्लंगा स्मारक वहां पे बनाए गए हैं, ठीक है। क्लियर है। जनरल जिलेस्पी वहां पे क्या था, अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। अगला यहाँ पे देखेंगे तो खल्लंगा का किला हो गया, उसमें कलवागढ़ी का किला, कलवागढ़ी का किला जो होता है जो आपका रुड़की में है, रुड़की में रांझना गांव जो है वहां पे कलवागढ़ी का किला है। और रुद्रपुर का किला जो है वो शिवदेव जोशी के द्वारा बनाया गया है, और रुद्रपुर का किला आपका स्थित है काशीपुर में, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। और कुछ चीजें लास्ट में जो फास्ट बोली हुई हैं, तो आप उनको वीडियो को पॉज करके आप दोबारा देख सकते हैं। तो ये था चंद्रवंशी का कंप्लीट इतिहास। एक छोटा सा टॉपिक और रहेगा हमारा, जो कि 2-4 मिनट का मैं लेके आऊंगा आपके साथ, जहां पर आपके पास क्वेश्चन बनते हैं नेपाल और कुमाऊं का संबंध, या नेपाल और कुमाऊं, नेपाल की देन कुमाऊं में क्या क्या, जैसे हिल यात्रा उत्सव हो गया, कर्णाली उत्सव हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के उत्सव जो होते हैं, हिल यात्रा उत्सव है मोस्टली, और कर्णाली उत्सव तो अलग हो गया उसमें, ठीक है। तो इस प्रकार के उत्सव और कुछ उनके बीच संबंध रहे हैं कुमाऊं और नेपाल के बीच में, से रिलेटेड थोड़ा सा छोटा सा वीडियो फिर से लेके आऊंगा, और फिर हमारा चंद्रवंश पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, और आप लोग सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।